नमस्कार। आप सभी का सादर अभिवादन। मैं हरीश कुमार पांडे, सहायक प्राध्यापक, आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से स्टूडेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर ह्यूमैनिटी प्रोग्राम के तहत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और यह आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस कोविड-19 पेंडेमिक में अपने अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए अध्ययन और अध्यापन में निरंतर रत रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों ने प्रोफेसर आर ए शर्मा के वह लाइन को आप लोगों ने सुना होगा कि निरंतर शोध में, अध्ययन में रत रहना यह परम तप है। जरूरी नहीं कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम इधर उधर भटकें। ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम बहुत सी कोई बड़ी बड़ी यज्ञ और बड़ी बड़ी अनुष्ठान और बड़ी बड़ी तपस्याओं को करें। यदि हम अपने को एकाग्रचित करते हुए और अपने घरों में इस समय को अगर साधना में बदल दें तो निश्चित रूप से जितना सार्थक समय का उपयोग अभी किया जा सकता है वो वैसा कभी नहीं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आनंददायक और बहुत ही समसामयिक और कुछ संकीर्ण अर्थों में विवादास्पद भी और व्यवहारिक टॉपिक पे आज हम लोग परिचर्चा करेंगे। बीएड पार्ट 1 के जेंडर एजुकेशन के नाम से जिस पेपर को हम लोग जानते हैं, ये आपका कोर्स 6 पेपर है, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। तो आज हम लोग इस पर परिचर्चा करेंगे। जेंडर की अवधारणा क्या है, जेंडर का अर्थ क्या है और जेंडर वास्तव में यह जेंडर क्या है और इसकी सार्थकता कहाँ पर है। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग आज परिचर्चा करेंगे। मैं एक विनम्र आप लोगों से निवेदन कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखें और अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन रखें। वैसे ये काफ़ी डिस्कसिंग वाला ये पेपर है और इस पे काफ़ी विचार विमर्श करने योग्य है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आपकी सभी शंकाओं का समाधान मैं अपने इस व्याख्यान में मैं आप लोगों को समेट लूं। तो जेंडर, इसको हम लोग हिंदी में लिंग या लैंगिकता कहते हैं। देखिए, लिंग और लैंगिकता में थोड़ा ये अंतर है। जेंडर का अगर डिक्शनरी से मीनिंग देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा लिंग, और व्याकरणीय दृष्टिकोण में देखा जाए तो हम यह यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में ये आपको 3 में अलग अलग प्रकार के जेंडर, अलग अलग लिंग की व्याख्या की गई है। लेकिन पुरुष स्त्रीलिंग, पुल्लिंग हिंदी में, आगे संस्कृत में जाएंगे तो वहाँ पे 4 लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और उभय लिंग। और इंग्लिश में भी जाएंगे तो
फिर वहाँ भी ऐसे ही है। तो लेकिन यहाँ पे लैंगिकता को मैं यहाँ पे परिभाषित थोड़ा थोड़ा सा ठीक ठीक तरीके से समझेंगे। अभी भी कुछ किताबों में जैसे कि लिंग का क्या अर्थ है, तो लिंग शब्द ना होकर यहाँ पे लिंग जेंडर का अर्थ लैंगिकता से है। लैंगिकता का अर्थ है यहाँ पे है कि व्यक्ति की सिर्फ जैविकीय संरचना पर विचार न करके, जैविकीय संरचना मतलब क्या, मैं रोका हूं कि व्यक्ति की जैविकीय संरचना पर न होकर, यहाँ पे शब्द आया जैविकीय, तो जैविकीय संरचना क्या है? जैविकीय संरचना जो अपने माता और पिता से जो हमें गुण सूत्रों के आधार पर मिलते हैं, जो जीन्स से मिलते हैं, तो उन गुण सूत्रों के आधार पर जो हमारे शरीर की संरचना होती है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, या एक शब्द आया है नपुंसक लिंग को ट्रांसजेंडर, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे लेकिन अभी लास्ट में। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो ये फिजिकल स्ट्रक्चर देखकर हम लोग उसको तय कर देते हैं कि ये महिला है और ये पुरुष है, और हम लोग उस आधार पर उसकी भूमिकाओं को हम लोग जो निरंतर चली आ रही है, जो हमारी परंपरा से चली आ रही है, जिसको हम लोग अपनी मान्यता मान्यता का अर्थ इंग्लिश में एजम्पशंस जो हम मान लिए, ये हमारी मान्यता है। तो देखिए, जब किसी भी कोई समय और परिस्थिति, एजुकेशन का अर्थ क्या है कि जो हमारी परंपराओं में, जो हमारी संस्कृति और सभ्यताओं में, जो वो कभी समय विशेष ऐसा रहा होगा, वैसी परिस्थिति ऐसी रही होगी, तो उन परिस्थितियों में उस प्रकार के व्यवहार तय किए गए, जबकि वो गलत नहीं था। मुझे यहाँ पे मैं एक बात को मैं रोकना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक इस पेपर का उद्देश्य सकारात्मक दृष्टिकोण। जिस समय की परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में यदि कोई नियम बना है तो वो उस परिस्थिति में सत्य सिद्ध है। जैसे कि अभी हम लोग कोविड-19 के पीरियड में हैं, तो घर से हम लोग सारे काम कर रहे हैं। यह परिस्थिति निश्चित रूप से बदलेगी। यह परिस्थिति ऐसी नहीं है कि यह लंबे समय तक या न खत्म होने वाली परिस्थिति है। यह निश्चित रूप से खत्म होगी, और जैसे ही खत्म होगी तो इस पीरियड को अगर हम लोग यथार्थ मान लेंगे तो फिर क्या होगा? यह यथार्थ नहीं रहा है। यह जब परिस्थिति बदलेगी तो वहां पे बातें बदल जाएंगी। तो जब ये परिस्थिति थी, जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम, जिस कोविड-19 में हम लोग जिस माध्यम से हम लोग मिल रहे हैं, और जितने भी लाभ और जितने भी सीमाएं जो तय हो रही हैं, तो ये एक परिस्थिति विशेष में है। तो ये यथार्थ है, ये अभी का सत्य है, लेकिन ये फ्यूचर में सत्य नहीं होगा। यह परिस्थिति सत्य होगी, लेकिन इस नियम को अगर आगे वाली परिस्थिति में लगाया जाएगा तो वहां पे वो सुटेबल नहीं बैठेगा। तो जो जेंडर की जो अवधारणा है, तो जिस समय जो परिस्थिति बनी होगी, वो कहीं ना कहीं वो समय परिस्थिति की वैसी मांग होगी, और उस मांग के हिसाब से उस प्रकार के नियम कानून और उस प्रकार के वायस्ड, उस प्रकार की जो भी सीमाएं तय होती हैं, जो भी मान्यताएं बनती हैं, तो उस प्रकार की वो उस परिस्थिति तक होगा। तो मतलब मेरे कहने का सीधा सीधा अर्थ है कि कोई जिस विषय को अगर समझना है तो उस विषय को पूरा क्या कीजिए, उसको पूरा संपूर्ण में देखिए। संपूर्ण में देखने से क्या होगा कि हम संपूर्ण विषय वस्तु को देख लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, बातें क्लियर हो जाएंगी कि मुगल, आप जो लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं, जो लोग सोशियोलॉजी के विद्यार्थी हैं, वो जो लोग ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि जो मिडिवल पीरियड था, जो हमारा मुगल कालीन जो सत्र कालखंड था, उस कालखंड में कहीं ना कहीं एक बहुत आक्रमणकारी और आक्रांताओं का हमेशा एक भय बना रहता था, और वो भय कहीं ना कहीं व्यक्ति को
उस सीमा तक वो भय चला गया था, या उनके द्वारा किए गए कार्य इतनी सीमा तक चली गई थी कि हमने उस अपनी, जिसको हम लोग अपनी प्रतिष्ठा कहते हैं, जिसको हम लोग अपनी इज्जत कहते हैं, जिसको हम लोग अपनी लज्जा कहते हैं, जिसको हम लोग अपनी पर्दा कहते हैं। अगर 12वीं क्लास के अगर आप लोग हिंदी का आप लोग गद्य साहित्य में गए हों, पढ़े होंगे, तो उसमें एक पाठ ही था पर्दा। और पर्दा का अर्थ कहीं ना कहीं वो एक आवरण है, एक मर्यादा रेखा है कि उस मर्यादा में एक तय की गई है कि किस मर्यादा तक हमारी स्वतंत्रता है, लेकिन हमारी स्वतंत्रता तब तक है जब तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं उन आक्रांताओं के भय के कारण एक ऐसी व्यवस्था डेवलप हुई जिसको हम लोग पर्दा प्रथा के नाम से जानते हैं। लोगों ने अपनी लड़कियों को, एक आधी आबादी को बचाने के लिए कहीं ना कहीं इस पर्दा प्रथा का उन्होंने क्या किया, आवरण लिया था। लेकिन परिस्थितियां बदली, लेकिन यह व्यवस्थाएं नहीं बदली। आप लोग बहुत अच्छे जानकार हैं, ऐसे बहुत से आप लोग पढ़ते समय, आप लोग एजुकेशन तो ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ पे कई 23-24 विषय को मिला के बनाया गया है। आप लोग इसको देखेंगे कि ऐसे बहुत से कालखंड होते हैं कि जहाँ पर अभी भी वो परंपराएं, जैसे कि ब्रिटिश की काल व्यवस्थाओं की हम लोग बात करते हैं, सभी लोग आते हैं तो कितना उनको कोसते हैं। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि जिन व्यवस्थाओं को हम सदियों से कोसते चले आ रहे हैं, उतनी ही संजीदगी से उसको अपनाते भी चले आ रहे हैं। ये व्यवस्था खराब है, मैकाले की शिक्षा नीति खराब है, ये पर्दा प्रथा खराब है, सती प्रथा खराब थी, विधवा विवाह का पुनर्लागू होना चाहिए, किसी के साथ शोषण और अत्याचार नहीं होने चाहिए, छुआछूत, ये सब परंपराएं ये सभी लोग जानते हैं खराब है। लेकिन परिस्थिति ऐसी आई, बनी। लेकिन इतना एजुकेट होने के बावजूद भी हम कोसते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो परंपराओं को संजीदगी से सजोते हुए चले आ रहे हैं। अगर नहीं चले आ रहे तो आज भी ये ऐसे इश्यूज क्यों आते? ये सब ये इश्यूज हैं। जब हम मानव कल्याण मात्र की बात करते हैं, आज हम लोग मानव के कल्याण से ऊपर संपूर्ण सृष्टि के कल्याण की जब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर एक वर्ग मतलब जो पूरी मानवीय व्यवस्था के वो आधी आबादी का जहां वो प्रतिनिधित्व करती है, जिसको हम लोग नारी के नाम से जानते हैं। अर्थात नारी आधी 50% आबादी को वो रिप्रेजेंट कर रही है। और लेकिन सबका उत्थान हुआ, लेकिन नारी का पर्टिकुलर नारी का उत्थान नहीं हुआ। उस उत्थान हुआ, लेकिन वो इस उत्थान नहीं हुआ जो उत्थान अन्य, मतलब कि नारी के बाद जो पुरुष के हर वर्ग का जितना उत्थान हुआ, उतना एकदम इक्वल उत्थान नारी का नहीं हुआ। इसलिए ये नए सिरे से इसको जोड़ा गया कि हम लोग नारी को भी उत्थान की बात करें। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे लिए एक रिसोर्स हैं। अगर ये पढ़ी लिखी शिक्षित होंगी तो हम इनको और ज़्यादा, ये हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे फैमिली के लिए और खुद के लिए भी क्या हो सकती हैं, उपयोगी हो सकती हैं। ये भी अपना महत्वपूर्ण अपनी रोल प्ले कर सकते हैं, और रोल प्ले करके एक अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान दे सकती हैं। इसलिए इस बात को, इस पेपर को रखा गया कि जिससे कि जागरूकता बढ़े। जागरूकता किसमें बढ़े? दोनों पक्षों में बढ़े। नारी अपने राइट्स को जान पावे और पुरुष को कर्तव्य का बोध हो सके कि हाँ, कहीं ना कहीं एक वर्ग उपेक्षित है। पुनः विचार करने की जरूरत है। आपके उन विचारों से ये काम नहीं हो चलने वाला जिन विचारों को आप यथार्थ मानते हैं। एक नए सिरे से इस पर विचार करने की जरूरत है। तो ये विचार दोनों पक्ष का जब करेगा तो निश्चित रूप से इसमें सकारात्मक परिणाम आएंगे। हम लोग जरा अब इसको दूसरे तरीके से हम लोग इसको देखें कि जेंडर की अवधारणा को समझने से पहले शब्द है कि जेंडर क्या है।
तो जेंडर को थोड़ा सा समझेंगे। जेंडर शब्द प्रायः समाज में जैविक रूप से भिन्न स्त्री पुरुष उभयलिंगी और अन्य लिंगों का सामाजिक संबोधन है। हमने तय किया हुआ है कि बड़े बड़े जिनके बाल होंगे, समझिए, जिनके बड़े बाल होंगे वह लड़की, जिनकी दाढ़ी मूंछ होगी वो लड़का। शिक्षा ने प्रभाव नहीं बदला है। कितना शिक्षा ने कितनी व्यापकता लोगों की नजरों में लाई है। पुरुष भी क्लियर, महिलाएं भी बाल छोटी करा ली हैं। बात समझिए, जैविकीय संरचना के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सर प्रमाण दे सकते हैं जी। जब हमारा संविधान बना तो संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग, वी का मतलब क्या हो गया? वी में आई और यू जब दोनों समाहित हो जाते हैं उसको हम वी बोलते हैं। वी का मतलब जहां पर कि हमारा और तुम्हारा, मतलब कि मेरा और आपका दोनों का अस्तित्व क्या हो, इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, वहां पे हम लोग बोलते हैं कि वी का मतलब क्या हो? वी मतलब कि जो अलग अलग है, अलग अलग ना होकर उसको बिल्कुल एक गेस्टाल्ट थ्योरी जिस प्रकार से कहती है कि पूर्ण, किसी भी चीजों को संपूर्ण किया जाए। तो नारी के बिना पुरुष और पुरुष के बिना नारी का अस्तित्व नहीं है। दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। जैसे कोई भी, जैसे कि गाड़ी है, साइकिल है, साइकिल तो चलाते हैं आप लोग। साइकिल एक चक्के, तो एक चक्का पुरुष और एक चक्का महिला है। ये दोनों अगर एक में भी अगर विकार हो जाए तो आपकी, जैसे अगर आपके जो दोनों टायर में अगर एक में भी विकार हो जाए तो आपको वो सफलता, जिस उद्देश्य को आपको प्राप्त नहीं करा सकता, जिस उद्देश्य को आप प्राप्त करने के लिए आप अपनी यात्रा प्रारंभ किए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैविक रूप से स्त्री पुरुष उभयलिंगी व अन्य लिंगों के व्यवहारों के विभाजित सांचों को श्रेणीबद्ध करने के लिए इस शब्द का प्रयोग समाज के लिए किया जाता है। हाँ, थोड़ा समझने के लिए हम लोगों ने किया कि भाई ये पुरुष है, ये महिला है, ये ट्रांसजेंडर है, लेकिन उनके उन गुणों के, उनके नैसर्गिक गुणों को विकसित होने का मौका न देना और उनके लिंग के आधार पर उनके साथ उस प्रकार का व्यवहार करना, यह अन्याय और अमानवीय है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जेंडर से संबंधित अवधारणा से तात्पर्य एक व्यक्ति के जैविक लिंग स्त्री पुरुष और समाज में उसकी लैंगिक अस्मिता के बोधन के बीच के जटिल संबोधन से है। मैं यहाँ पे ये बार बार बता रहा था कि जो यहाँ पर आइडेंटिटी की बात है। मुझे एक बार मैं कहीं बात को ये बता रहा था तो मैं समझाने का प्रयास किया था कि महिला और पुरुष ये एक दूसरे के पूरक हैं और जेंडर का अर्थ इस पेपर के हिसाब से है कि उस व्यक्ति की आइडेंटिटी का क्या मतलब है? हमारी पहचान कैसे बनती है? हमारी अपनी पहचान क्या है? जितने ज्यादा हमको अवसर मिलेगा, मैं रिपीट करता हूं, नोट कर लीजिए, जितने ज्यादा हमको अवसर मिलेंगे उतनी ज्यादा हमारी आइडेंटिटी बनेगी। आप हमें अवसर ही हमें नहीं मिल पाएगा तो हमारी आइडेंटिटी क्या बनेगी? तो महिलाओं के लिए लगभग बाहर के, घर के दहलीज के बाहर की एक मर्यादा रेखा खींच दी गई थी, जिसमें उसको अपनी आइडेंटिटी बनाने का मौका ही नहीं मिला। और जो लोग अपनी आइडेंटिटी बनाए वो कहीं ना कहीं उस जो समाज के द्वारा रूढ़िवादी मर्यादा रेखा खींची गई थी, वो कहीं ना कहीं एक शिक्षा का आधार लेकर, शिक्षा का संबल लेकर उन्होंने उस मर्यादा रेखा को पार करके अब एक मर्यादा में रहते हुए, एक सामाजिक नियमों का पालन करते हुए अपनी आइडेंटिटी के लिए
अपनी आइडेंटिटी के लिए उन्होंने दो चीजों का सहारा लिया, और उसमें नंबर एक है शिक्षा। उसमें सबसे पहला जो सहारा लिया वो है हमारी शिक्षा। जो व्यक्ति जितना ज्यादा शिक्षित होगा, शिक्षित और साक्षर में अंतर है। आज लोगों के पास डिग्रियां ही बहुत हैं, लेकिन वो जानते ही नहीं कि हमारे राइट्स की तो खूब बात करते हैं, अपनी राइट्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना के रखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कर्तव्य का बोध है नहीं। कर्तव्य पे बातें बहुत कर देंगे, लेकिन रियल में कर्तव्य का बोध नहीं है। जब कर्तव्य का बोध होगा तो वहां पे कर्तव्य का बोध ये जानने की नहीं है, कर्तव्य का बोध महसूस करने की बात है। ये सारी समस्याएं मैं क्लास में बताया था कि जितनी भी ये सब विषय नहीं, जितने भी इश्यूज हुए और सारे इश्यूज विषय के रूप में जो आए, ये क्या है? ये कहीं ना कहीं व्यक्ति की, ये मानव अर्थात पुरुष की असंवेदनशीलता के कारण ये बनने वाले विषय हैं जो इशू बन गए। और यही इशू कई, ये हम तो जेंडर हम लोग पढ़ रहे हैं, कई इशू हो गए। कहीं ना कहीं हमने अपनी असंवेदनशीलता को हमने खोया है। अगर इसके प्रति संवेदनशील होते तो निश्चित रूप से आज ये स्थिति न आती कि महिलाओं के साथ कितना अत्याचार और इतना शोषण होता। हमारी तो संस्कृति यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की हमारी संस्कृति है। हमने तो नारी तू नारायणी का रूप रखा है। हमारे तो नारी के आंगन में सृष्टि के आदि करता ब्रह्मा विष्णु महेश, हम लोगों ने उनको बच्चा बना दिया, अपने आंगन में झुला दिया, कान पकड़ के उखल में बांध दिया। ये हमारी परंपरा है। लेकिन उन परंपराओं में जब रूढ़ियों का समाविष्ट हो गया तो कहीं ना कहीं वो वर्ग उपेक्षित हो गई। पुरुष बाहर का मालिक होता था, महिलाएं घर की मालिक होती थी। मैं यहां पे एक बात को रिवीजन करा दूं। जो भी लोग इसको सुनेंगे, इस बात पे अपने अंतरात्मा में झांक कर देखें। अगर कोई भी पुरुष अपने घर में हस्तक्षेप करता है तो कहीं ना कहीं वह अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है। मैं इसको प्रमाण दूंगा। महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा में थोड़ा मनमुटाव की चर्चा वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं। गांधी जी घर पे आए और अपनी पत्नी से उलझ गए। उनकी पत्नी से कुछ, अब जो भी परिस्थितियां रही होंगी, मैंने तो जो पढ़ा है, तो वो परिस्थिति में वो अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिए। और वो रात का समय हो रहा था, लगभग रात के मतलब अर्धरात्रि का से थोड़ा पहले का समय हो रहा था। और उन्होंने अपनी पत्नी को घर से बाहर, गुस्से में घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन देखिए समझदारी, मैं बार बार यहां पे इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इसलिए मैंने उदाहरण दिया कि भारतीय नारी कितनी समझदारी की बात है। गुरु का रियल में सच्चा ज्ञान मिला होगा, मैं तो कहता हूं कि हरीश जी का अच्छा ज्ञान मिला होगा, तो रियल में ज्ञान मिला होगा। कस्तूरबा पहले तो 4 कदम बढ़ी, फिर दरवाजे पे आके, अंदर से दरवाजा तो बंद कर लिए गांधी जी, लेकिन दरवाजे पे वो बैठ गई और बैठकर विचार करने लगी कि हमारे सर ने क्या पढ़ाया था, हमारे गुरु ने क्या शिक्षा दिया था। ऐसी परिस्थिति नहीं हुई कि गुरु ने क्या दिया था, लेकिन ज्ञान तो कहीं ना कहीं से आता है। ज्ञान माँ पहली गुरु है, पिताजी से आया होगा, घर परिवार से आया होगा, कोई टीचर से आया होगा, तो जहां से भी आए वो सभी गुरु हैं और सभी वो आदरणीय हैं। तो बैठ गई और आधे घंटे बाद उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बगल में खिड़की होती ही है, पहले तो घर बनते तो खिड़की होती थी। अंदर कस्तूरबा बोली और पहला उनका शब्द था, लज्जा नहीं आती है कि घर के मालिक को अपने बाहर कर दिया है और बाहर के मालिक घर में बैठे हुए हैं। ये इतना सारगर्भित बात थी कि गांधी जी तुरंत दरवाजा खोलते हैं और कस्तूरबा को तुरंत बाहर लाते हैं। विवेक जगा था। जब व्यक्ति पढ़ता है तो पहले साक्षर होता है, फिर शिक्षित होता है, फिर उसकी बुद्धि जगती है, और जब बुद्धि जगती है तो विवेक जगता है, और जब विवेक की प्राप्ति होती है तो उसकी प्रज्ञा जग जाती है। तो गांधी जी विवेक जगे हुए व्यक्ति थे, प्रज्ञाशील व्यक्ति थे। उनको आभास हो गया कि जी मैं गलत कर रहा हूं, और उसके बाद गांधी जी ने पूरी
वो घर को ही कस्तूरबा के हवाले कर दिया और कहा कि आप इस घर की आप मालिक हैं। और वो बाहर उन्होंने अपना बाहर जो अपना जो स्थान था वो बाहर वाले स्थान पे वो अपना स्थान वो ग्रहण कर लिए। तो हमें विचार करना होगा, कहीं ना कहीं हमने हस्तक्षेप किया, हमने नारी के अपने कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन किया, हमने कहीं ना कहीं उनके दायरों को हमने सीमित कर दिया। बात को समझना होगा। मैं यहाँ पर किसी प्रकार का मैं ये इस प्रकार की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ जिस प्रकार से कहीं समाज में दुराव हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो गई हैं कि हम यदि दोनों को इक्वल राइट्स नहीं देते हैं तो अब वैसी परिस्थिति नहीं है कि केवल कोरे आदर्शवाद से ये परिस्थितियाँ स्थापित हो जाए। उनको स्थापित करने के लिए उन मानदंडों पर हमें खरा उतरना होगा। हमें भी उनको उनकी आइडेंटिटी दिलाने के लिए हमको उनको अवसर देने होंगे। अवसर किन किन क्षेत्रों में हमें अवसर देना होगा, तो हमें उनके अवसर देने के लिए मैं एक एक अवसर मैं बता रहा हूँ। क्षेत्र, उनके डायमेंशंस, आप डायमेंशंस को नोट करें और वहां पे देखें। पहला ही डायमेंशन है हमारा फैमिली, हमारा परिवार, हमारा घर। हमें वहां पे उनको देना पड़ेगा आइडेंटिटी। अच्छा, मैं जरा आपको एक बात याद दिला दूं, आपको कहीं अगर डाउट हो रहा होगा तो मैं एक बात याद दिला दूं। अभी जो झारखंड में जो पूर्व की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, उन्होंने 1 रुपये में महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री करने का प्रावधान दिया। अभी हट गया, वर्तमान सरकार आई उसको हटा दी। जरा सोचिए कि जितनी भी रजिस्ट्रियां, व्यक्ति पावरफुल कब होता है? बहुत व्यवहारिक सोचिए, व्यक्ति पावरफुल कब होता है? जिसके पास अर्थ होता है। पावर हमेशा उसी के पास में है जिसके पास अर्थ है। सर इसका प्रमाण दे सकते हैं? जी। आप लोग पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी का आरती करते हैं, तो जिस घर तुम आती सब सद्गुण आता, उस लाइन है, तुम बिन यज्ञ न होवे तुम बिन न कोई पाता। उसको जरा आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि वहां पे कहीं ना कहीं अर्थ कितना श्रेष्ठ है। अर्थ की श्रेष्ठता को मैं सिद्ध नहीं कर रहा हूं। अर्थ व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित रूप से संचालित करने में सहायक सिद्ध होती है। हम अर्थहीन व्यक्ति, भूखा व्यक्ति कभी भी सोच नहीं सकता। मुझे बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत विषयांतर में नहीं जाना चाहता। कभी फिर क्लास में तो समझाया हूँ, तो वीडियो में थोड़ा बस केवल संकेत में देता हूँ। आप लोग विद्यार्थी वीडियो देखेंगे, आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि आप लोग मुझे सुने हैं इस पे। तो वहाँ पे आइडेंटिटी, घर में आइडेंटिटी का मतलब है कि घर में जब भी कोई विशेष परामर्श होता है तो क्या हम उस परामर्शों में, देखिए हम लेते हैं, ये आपके लिए नहीं है सर, संपूर्ण की बात की जा रही है। यहाँ पे नारी जाति की बात है। जाति 2 ही होती है, एक नारी और एक पुरुष की। हम लोगों ने ये तो बना दिया एक अपने अधकचरे ज्ञान से, कितनी जातियां हो गई। तो एक जाति की बात है सर, एक जाति की बात के लिए हम उनको उपेक्षित नहीं कर सकते। और हम नारी के लिए, उनके लिए हम हित की बात कर रहे हैं और उन्हीं के ऊपर बंदिशें लगा रहे हैं। नारी, कभी पूछा, कई लड़की कह दे कि हम बाहर पढ़ने जाएंगे दिल्ली, क्या सभी लोग भेज देते हैं? नहीं। क्या शादी होती है तो पूछा जाता है कि तुम्हारी इच्छा क्या है? अरे पहले जमाने में स्वयंवर हुआ करते थे, कितनी अच्छी परंपराएं थी। लेकिन आज क्या है, मैं सपोर्टर में नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी सहमति होनी चाहिए। सहमति का अर्थ है कि आप उसको कन्विंस कीजिए, उसको परिवार में जब भी कोई अहम डिसीजन लीजिए तो परिवार में उस नारी को भी शामिल कीजिए और उसके भी विचारों को अहम स्थान दीजिए। जब उसके विचारों को आप सुनेंगे और विचारों को सुनने के बाद जब उसको लगेगा कि मेरे भी विचारों को सुना गया है और स्थान दिया गया है, तो निश्चित रूप से उसको भी अच्छा फील होगा।
और वो अपने को गौरवान्वित महसूस करेगी और वो आपके ऊपर गर्व करेगी, आपकी बातों को मानेगी। लेकिन जब आप उसकी बातों को नहीं सुनेंगे तो निश्चित रूप से वह आपकी बातों को नहीं मानेगी, चाहे आपकी बात कितनी भी व्यवहारिक क्यों न हो। किसी की बात को सुनने के लिए सबसे पहले उसकी बातों को सुनना पड़ता है, उसकी बातों को मानना पड़ता है, उसको सामने वाले को यह विश्वास दिलाना पड़ता है कि आप हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि हमारे लिए अन्य। तो यहां पे हो गई परिवार। दूसरा हमारी होती है परिवार के बाद से हमारा अगला है सामाजिक भूमिकाएं। हमने महिलाओं की सामाजिक भूमिकाएं बहुत ही सीमित कर दी। आप तर्क दे सकते हैं कि हमने इन अवसरों पर, लेकिन वो ये तर्क नहीं है। सामाजिक भूमिकाएं, हम महिलाओं को घर की चार दीवारी और विशेष अवसरों पर बाहर करने की बात नहीं, आज तो ये बात सिद्ध कर रही हैं। ये तो कोरोना वायरस हमारे लिए तो एक प्रकार से इस विषय के लिए तो वरदान हो गया कि जब 21 दिन के लिए मात्र बंद करने की बात कही गई, अब तो 3 महीने हो गए, 21 दिन बंद करने की बात कही गई थी, तो सभी लोग कितने परेशान हो गए थे, सब लोग कितने अपना धैर्य खो रहे थे। सोचिए कि जो अनवरत अपने घरों में जो बंद है, क्या उसके अंदर, क्या वो मानव नहीं है? क्या उसके अंदर संवेदनाएं नहीं है? क्या उसके अंदर, क्या उसको बाहर जाने के लिए, क्या उसको थोड़ा सा घूम लेने की, क्या उसकी शारीरिक और मानसिक और संवेगात्मक जरूरत नहीं है? तो हमें समझना होगा, हमको उनकी सोशल आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें उनको थोड़ा सा उनके ऊपर विचार करना पड़ेगा कि उनको समाज में भी थोड़ा उतना स्थान दे जिससे कि उनकी सोशल आइडेंटिटी बन सके। हम उनको घर की चार दीवारी में सीमित न करके हम उनको बाहर के अवसर दें। हम अचानक बाय द वे घर पे कोई ना हो और रात के 9 बजे कह दें कि जाके थोड़ा घर में कोई बीमार हो दवा ला दो, वो कभी बाहर निकली ही नहीं, दुनिया देखी ही नहीं, अब बताइए रात कहाँ जाएगी? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सोशल आइडेंटिटी उनको मिलना चाहिए, सोशल उनकी भी कोई भूमिकाएं तय हों। और जैसे कि पहले जब हम लोग जितना भी हम उम्र से ऊपर के जो लोग होंगे तो उनके सर्टिफिकेट पर मैट्रिक और 20 की तक मैं बात कर रहा हूँ, बाद में तो हो गए, तो उस समय माता का नाम नहीं आता था, केवल कैंडिडेट का नाम और पिताजी का नाम। क्यों? जिनके पिताजी नहीं होंगे, जिनके पिताजी किसी कारण से या अन्य जो भी हो, तो माता का नाम क्यों नहीं? क्या माता के कोई भूमिका नहीं? क्या माता ने उनको जन्म नहीं दिया? क्या माता की उनकी परवरिश में कोई भूमिका नहीं थी? भूमिका थी। तो एक नाम लिखने मात्र से कितनी अच्छी आइडेंटिटी बनी कि बच्चा माँ और पिता दोनों के नाम से जाना जाता है। जो भी उसमें प्रभावशाली होगा, जो भी जितनी ज़्यादा एजुकेट होगा, जिसकी जितनी ज़्यादा संसारिक क्षेत्रों में जितनी ज़्यादा उसकी मेहनत, लगन, तपस्या होगी, वो उतना ज़्यादा